आज या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सबाई प्रेस कॉन्फ्रेंस का मित्र हारुलाई हार्दिक शुभेच्छा नमस्कार। थोड़ा सा मैंने प्रयास किया कि मैं उत्तराखंड से आती हूँ और वहाँ बहुत हम लोग नेपाली बोलते भी हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली बहुत मिलती जुलती भाषा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आदरणीय सीमा द्विवेदी जी, जो कि 3 बार विधायक रही हैं और अभी राज्यसभा में सांसद हैं, उनके साथ मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे जब मैंने 2 दिन पहले जो एक बहुत विशाल रैली यहाँ सिक्किम में हुई थी, आप सब उसके साक्षी बने और पूरा नेशनल मीडिया में वो जो इमेज यहाँ सिक्किम से गई थी कि कैसे सिक्किम की महिलाएं, एक छोटा सा स्टेट लेकिन एक ऐसा स्टेट जहाँ 40% जो लेबर फोर्स है वो महिलाओं की है, तो आप नेशनल एवरेज से बहुत आगे हैं इन पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर फोर्स फॉर विमेन। और जब वो महिलाएं सड़क पर उतरी और उन्होंने एक संदेश दिया कि अब सत्ता में भी अपना अधिकार हमें चाहिए, तो वो पूरे देश के लिए एक नजीर बना। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 17 अप्रैल का जो दिन था, जो हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होना चाहिए था, जब महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए जो एसेंशियल अमेंडमेंट्स थे उसको सरकार ने पास कराने की कोशिश करी, तो हम सब ने देखा कि संसद में वो बिल पास नहीं हो पाया। और मेरा मानना है कि वो बिल नहीं गिरा, बल्कि कहीं ना कहीं 71 करोड़ महिलाओं का, देश की आधी आबादी का विश्वास गिरा, जिनको ये पार्टियां जिन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया वो वोट बैंक की तरह देखती हैं। वोट और सपोर्ट तो चाहिए महिलाओं का, लेकिन उनको सत्ता में भागीदारी देने की जब बात आई और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी करने की बात आई, तो वो बिल जो था वो गिर गया। और उस बिल के साथ साथ ही बहुत सारी, जितने भी आप मंच के इस तरफ देख रहे हैं और मैं तो कहूंगी मंच के उस तरफ भी, जो आज के फ्यूचर लीडर्स थे, कहीं ना कहीं उन महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाएं जो है उस बिल के साथ गिरी। और आप देखेंगे कि इस बिल पर जो राजनीति हुई, आपने संसद में जो आर्ग्यूमेंट सुने, जो बहस सुनी, तो महिलाओं के विषय की बजाय उन आर्ग्यूमेंट्स को नॉर्थ साउथ की तरफ ले जाया गया, हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाया गया, कोटा विद इन कोटा की बात की गई, और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन से पहले ही कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की बात की गई, ये जानते हुए भी कि धर्म के आधार पर आरक्षण हमारा संविधान अलाउ ही नहीं करता। हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, उन्होंने सदन में खड़े होकर इस विषय पर किस गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, किस तरीके के बयान दिए, एक तरीके से मजाक देश की महिलाओं का उड़ाया। और जब ये बिल गिरा तो हम सब ने देखा कि बिल गिरने के बाद जिस तरीके से मेजें थपथपाई गई, एक जश्न जैसा मनाया गया, वो कहीं ना कहीं हम सब महिलाओं का एक मजाक बनाने का विपक्ष ने काम किया। तो आज हमारे बीच में हमारी माननीय सांसद, जो खुद जिला पंचायत सदस्य से लेकर देश के सर्वोच्च हाउस, जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हम बोलते हैं राज्यसभा, वहां तक उनकी एक लंबी राजनीतिक यात्रा रही है। बहुत छोटी उम्र में वो जिला पंचायत सदस्य बन गई थी, फिर 3 बार विधायक रही उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, और अब वो सांसद में है। मैं उनको माइक देते हुए उनसे आग्रह करूंगी, क्योंकि वो इस कार्यवाही का हिस्सा भी थी और पूरा प्रयास उन्होंने हम सब के बिहाफ पे किया कि ये बिल पास हो जाए और 33% आरक्षण, जिसकी लड़ाई 3 दशक से ज्यादा महिलाएं लड़ रही है, पंचायत में, निकायों में तो हमें आरक्षण दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सदन में आज तक हमें वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। और अगर 543 का ये आंकड़ा रहते हुए हिस्सेदारी मिल भी नहीं सकती, तो इसके लिए मैं आदरणीय सीमा द्विवेदी जी का आमंत्रित करूं। नमस्कार। हमारे साथ में है हमारी बहन जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं और आज की तारीख में उत्तराखंड की ये प्रदेश की महामंत्री हैं। ऐसी हमारी बहन श्रीमती नेहा जी, हम महिला मोर्चे की यहाँ की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रीता देती जी, तारा चुब्बा जी, रजनी जी, सांगे मीडिया जी, आदरणीय भैया निरंजन भंडारी जी, अरुणा मंगर जी, हमारे सामने बैठे मीडिया के सभी हमारे सम्मानित जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पीछे बैठी हमारी महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, अक्षय तृतीया है, उनको नमन करते हुए आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा परिचय नेहा जी ने बताया। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से बिलोंग करती हूँ।
बहुत छोटी उम्र में राजनीति प्रारंभ कर दी, समाज सेवा कूट कूट के मन में भरी थी। भारतीय जनता पार्टी ने आज के करीब 28 साल पहले ही मुझे भाजपा में काम करने का अवसर दिया। आज मैं राज्यसभा के मेंबर हूँ। अभी जो मैं चर्चा करने आई हूँ, अनेकों सालों से चर्चा होती रही है कि आरक्षण दिया जाए, महिला आरक्षण विधेयक लाया जाए, महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाए, ऐसी चर्चा हर बार होती रही। लेकिन हमेशा हमेशा महिलाओं के साथ अन्याय किया गया। हमेशा कहा जाता रहा है कि आपको 30% का आरक्षण मिलना चाहिए, विधेयक पारित होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी विपक्ष की ऐसी कभी कोई मंशा नहीं थी। आप सबको पता होगा, कई बार ऐसा ड्रामा किया विपक्ष के लोगों ने कि हमको ये करना ही करना, लेकिन कभी नहीं किया। और मुझे दुख तब होता है जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जो देश की प्रधानमंत्री थी, स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी भी महिला थी, वो देश की प्रधानमंत्री थी, तब भी उनके मन में ये बात नहीं आई कि महिलाओं को उनको हक दिया जाए। मुझे याद है उस पार्लियामेंट की मैं गवाह हूं, और 21 सितंबर 2023 को पार्लियामेंट में विधेयक आता है, पास हो जाता है, और 29 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी की मोहर लग जाती है और एक कानून बन जाता है। कानून तो बन गया। जब हमारी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब महिलाओं का हक देने की शुरुआत करी, मुझे याद है वो इतिहास का काला दिन 17 तारीख, जिस दिन लोकसभा में विपक्ष के सारे लोग इकट्ठे होकर के महिलाओं का गला घोटने का काम किया, महिलाओं की आवाज को बंद करने का काम किया, मैं आधी आबादी को उनका अधिकार देने से रोका। वो दिन याद करके आज भी मेरे आंखों में आंसू आते हैं। बहुत खुशी हो रही थी, हम ही को नहीं, देश की सारी महिलाओं को खुशी हो रही थी कि आज हमारा दिन है, क्योंकि हम बराबरी का काम करते हैं। चाहे पंचायत की चुनाव की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, जो हमारा मत प्रतिशत का आंकड़ा होता है वो हम महिलाओं का आंकड़ा पुरुषों से भी ज्यादा मत देने में होता है। ये मैं नहीं करती, आपके आंकड़े करते हैं। तो जब हमारा ये काम था तो हमको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। और आपको ये भी पता होगा, प्रधानमंत्री जी ने जब से महिलाओं के बारे में सोचा कि महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, महिलाओं को उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, महिलाओं के साथ जो अब तक अन्याय होता रहा उस अन्याय को दूर किया जाए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ पार्लियामेंट में इस विधेयक को लेकर के आए। लेकिन यह विधेयक गिर गया, इसका तो दुख ही है। लेकिन मुझे इस बात का अपार कष्ट है कि विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से विधेयक गिराने के बाद जिस तरह से मेजे थपथपाई, जिस तरह से एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, जिस तरह से उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन एक हो गया, यह बात इस बात को इंगित करती है कि इनकी मंशा कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने में न रही है, न कभी आगे हो सकती है। जबकि आपने पार्लियामेंट में बहस सुनी होगी, बहस का मुद्दा था, श्रद्धेय एचएम साहब गृह मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा, प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा, चाहे वो पूरब होगा चाहे पश्चिम होगा, कोई भी होगा, किसी भी प्रांत के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा। और मैं आपके सामने ये भी करना चाहती हूँ, संविधान का अनुच्छेद 82 यह प्राविधान करता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाया जा सकता है। परिसीमन आयोग गठन किया जाता है, एक परिसीमन आयोग का गठन होता है। परिसीमन आयोग में 3 मेंबर होते हैं। ये आयोग पार्लियामेंट में होता है और इसकी अध्यक्षता करता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। उसकी जो निर्णय होता है उस निर्णय को मानना अनिवार्यता हो जाती है। और आमतौर पर इसके 3 सदस्य होते हैं। इसकी सिफारिश अंतिम होती है। अब तक 1952, 1967, 1973, 2002 में भी ऐसे आयोग बनाए जा चुके हैं। क्योंकि आरक्षण लगने के लिए जनगणना एवं परिसीमन जरूरी है। महिलाओं को आरक्षण तब बढ़ जाता जब जनगणना हो जाती और परिसीमन हो जाता। जनगणना में विलंब हो सकता है, परिसीमन में विलंब हो सकता है, बड़ा काम है। तो हमारी सरकार ने, सदैव प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी बहनों को 2029 में आरक्षण देंगे ही देंगे। उसके लिए इन्होंने इस विधेयक को लेकर के आया। लेकिन विधेयक की
जो मंशा थी, वो मंशा जो हमारी सरकार की मंशा थी, उस मंशा को इन्होंने, विपक्ष के लोगों ने महिलाओं को दबाने का काम करके इस विधेयक को गिरा दिया। 1971 में भारत की जनगणना कितनी थी? 54 करोड़। मैं पूछना चाहती हूँ 1971 में भारत की जनगणना थी 54 करोड़। आज भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। कहा 54 करोड़, चाहे 140 करोड़। इसलिए आप बताइए कि सीट बढ़ाना जरूरी था कि नहीं? सीट बढ़ना चाहिए। पहले क्या था? पहले सीटों की संख्या कुछ थी, अब सीटों की संख्या बढ़ करके ज्यादा हो जाएगी। और अगर सीट बढ़ जाती है तो उसमें बुराई क्या है? महिलाओं को आरक्षण मिल जाए तो बुराई क्या है? इतिहास इस बात से गवाह है। देश में जब भी महिलाओं को कोई कमान मिली है, जब भी महिलाओं को जिस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है, महिलाओं ने बड़ी मजबूती के साथ उस कार्य को निष्पादन किया है। कार्य का संपादन बहुत मन से किया है। आज प्रधानमंत्री जी महिलाओं की बात करते हैं। 3 तलाक की बात अगर हम करें, हमारी पार्टी 3 तलाक लेकर के आई, विपक्ष ने विरोध किया। हमारी पार्टी जब कोई अच्छा विधेयक लेकर के आती, विपक्ष विरोध करता है। और विपक्ष ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको विधेयक लाने की जल्दी क्या थी? आपने जल्दी क्यों कर दिया? आपने जल्दी इसलिए किया कि चुनाव है बंगाल में और चुनाव है अन्य प्रांतों में। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जब प्रधानमंत्री थे, जब आपकी पार्टी सत्ता में थे, तब भी तो प्रांतों में चुनाव होते थे। आपके मन में ये बात क्यों नहीं आई कि मैं भी इस विधेयक को ला करके पार्लियामेंट से पास करा करके महिला के आरक्षण को लागू कर दूं? आपके मन में तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं आई। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको आप काम भी नहीं करने दे रहे हो। तो ये सारी बातों को लेकर के हम सारी महिलाओं के मन में बहुत क्षोभ है। आज हिंदुस्तान की नारी इतना दुखी है, इतना व्यथित है कि मैं ये बता नहीं सकती हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। जिस दिन इस विधेयक पार्लियामेंट में पेश हुआ, महिलाएं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो पूजा पाठ इतना खुश थी कि आज हमको हमारा हक मिलेगा, आज हमको हमारा हक मिलेगा। लेकिन जैसे हिसाब होती है, जैसे विधेयक गिरता है, महिलाओं को जैसे किसी ने बहुत करारा तमाचा लगा दिया हो। और ये तमाचा और कोई नहीं लगाया, ये तमाचा वो लोग लगाए जो कभी ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, महिलाओं को नीचा दिखाने की जिनकी आदत में है, उन्होंने ऐसा काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारी एक बहन यहाँ बैठी है, शायद सृजना देवी, जो चुनाव लड़ रही है। कौन लड़ रहा चुनाव? अभी देखो दीदी हमारी चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर जात धर्म मजहब सबको लेकर के आगे बढ़ने का काम करती है। आपने पार्लियामेंट में बहस सुना होगा, समाजवादी पार्टी के एक नेता है आदरणीय अखिलेश यादव जी। उनके पिताजी कभी कांग्रेस सरकार में शामिल होकर के देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। आज उनका बेटा कह रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। धर्म के आधार पर कभी आरक्षण मिल सकता है? धर्म के आधार पर कभी कोई कानून बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के आमादा है कि किस तरह से हम अपनी राजनीति की रोटी को सेके। और उनको ये नहीं पता है कि करोड़ों करोड़ महिलाएं उनके इस कृत्य को देखी है, देख करके उन्होंने निर्णय लिया है, उन्होंने अपने संकल्प लिया है। और ये विख्यात है जब भारत की नारी अपने आप पे आती है, चाहे वो गार्गी हो, चाहे वो मैत्रेयी हो, चाहे वो कोई भी महारानी लक्ष्मीबाई रानी रही हो, कोई भी नारी जब अपने पे आती है, जब नारी कोई चीज को अपने दिल पे ले लेती है, तो उसका बदला लेकर के ही रहती है। मैं इस बात को पूरी विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ। आने वाला चुनाव, चाहे जब चुनाव होगा, चाहे जहां चुनाव होगा, ये विपक्ष के लोग महिलाओं से निगाह मिला करके बात नहीं कर सकते। ये महिलाओं से बात करने की इनके अंदर नैतिक ताकत खत्म हो गई है। आज यही सिलसिला है। आज पूरे देश में एक भयंकर आक्रोश है, महिलाओं के अंदर बहुत गुस्सा है। हम कहां से चल करके आपके बीच में आए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ। आपने सीधा देखा, आपने लाइव देखा कि पार्लियामेंट में क्या क्या हो रहा था, लेकिन आपने वो चीज नहीं देखा होगा जो विपक्ष के लोगों ने एक रणनीति बनाई, जो विपक्ष के लोगों ने एक साझा बैठक करी। विपक्ष के लोगों ने कहा कि हमें तो मीटिंग में बुलाया नहीं गया चर्चा करने के लिए। आपको क्यों नहीं बुलाया गया? आपको हमेशा बुलाया गया, बैठकों में आए, आपने अपनी राय रखी। पार्लियामेंट में कितनी लंबी बहस हुई, मुझे याद है जिस दिन नारी सम्मान, ये जो नारी का हमारा विधेयक पारित हुआ था, रात को 3 बजे तक पार्लियामेंट चली थी, भयंकर चर्चा हुई, किसी ने कोई ऐसी बात ही नहीं थी।
लेकिन विपक्ष के लोगों की जो मंशा थी वो यही थी कि हम नारी जाति को रोके। और 16 और 17 को जो 3 विधेयक आए थे, जो तीनों का विरोध विपक्ष के लोगों ने किया है, यह उनको विरोध बहुत भारी पड़ेगा। आने वाले कल में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने विपक्ष के झूठ को बेनकाब करते हुए स्पष्ट किया था कि पश्चिम में किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि दक्षिण भारत का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। ये हमारे ऊपर यही आरोप लगाते हैं कि हम दक्षिण को कमजोर करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे एचएम साहब ने साफ शब्दों में कहा था कि ऐसा करने का कोई न मनसा है, न कोई इरादा है, न ऐसा हो सकता है। समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी दल, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी भी एक दल है, वो वहां पर एक दल है, वो चुनाव लड़ता है और वो हमेशा इसी फिराक में रहता है कि हम भारत को आगे बढ़ने से कैसे रोके, क्योंकि सबको पता है देश की राजधानी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। वो कभी कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, कभी बसपा से गठबंधन करते हैं, वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाते, वो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, यही उनका नारा रहता है। और उन्होंने ये जो काम किया है, सबको ध्यान भटकाने का एक बहुत बड़ा कारण था, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। आपको कुछ पूछना है? मैं एक पॉइंट बोल के अपनी बात खत्म करूंगी और फिर हम विवेक जी जैसा कहेंगे, हम सवाल ले सकते हैं कि मैं हमारे सिक्किम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग जी और डेप्यूटी स्पीकर राजकुमारी थापा जी, उनका मैं साधुवाद करूंगी कि उन्होंने भी कल मुझे पता चला कि यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, जिसमें उन्होंने उनकी जो नाराजगी है, जो विपक्षी पार्टियां जिन्होंने इस बिल को धराशायी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के स्टेट्स के साथ साथ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, जो कि ये जो फॉर्मूला केंद्र सरकार लेकर आई थी कि 50% सीटें सभी प्रदेशों में बढ़ाई जाएं, जिससे कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्टेट का वो कम ना हो, तो इस बिल को कराकर कहीं ना कहीं उन्होंने सिक्किम जैसे राज्य का भी नुकसान किया है। और सिक्किम जैसे राज्य का नुकसान करना मतलब कि यहाँ की महिलाओं का नुकसान करना, क्योंकि यहाँ पर 50% आरक्षण पंचायत में ऑलरेडी दिया हुआ है और सरकारी नौकरियों में भी 30% आरक्षण यहाँ की बेटियों को है। तो यही बेटियां, यही बहनें जाकर आगे विधानसभा में, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती, लेकिन इस बिल के बाद ये संभव नहीं है। 3 चीजें अब क्या होंगी ये बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। अब क्या होगा, अब ये बिल तो पार्लियामेंट में गिर गया है, तो अब क्या होगा? पहली बात, अब डीलिमिटेशन जो होगा वो सेंसस के बाद होगा, और जाहिर है कि जब तक डीलिमिटेशन नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता। तो 2029 के चुनाव में आज की अगर हम परिस्थितियों में देखें तो महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। टोटल सीट्स पार्लियामेंट में 543 है, वो 543 ही रहेंगी। तो जैसा कि अमित शाह जी ने सदन में भी कहा था कि कोई 20 लाख 25 लाख की लोकसभा वाली सीट भी अगर है तो जो रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिलना चाहिए वो अब नहीं मिलेगा। और तीसरा, 50% का जो एक फॉर्मूला सरकार लेकर आई थी ताकि जो हमारे छोटे स्टेट्स हैं, हमारे जो दक्षिण भारत के स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना बढ़े और लोकसभा ही नहीं विधानसभाओं में भी ये लागू होता तो कहीं ना कहीं उससे उन स्टेट्स को भी नुकसान होगा। तो ये 3 वास्तविकताएं जो मुझे एक कार्य हमें मिला था कि आपके सामने ये विषय रखें, तो आशा करती हूँ कि ये विषय हम अच्छी तरीके से रख पाए होंगे। और